ये भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति एवं विकास के सिद्धांत। मित्रों, राज्य की उत्पत्ति मानव सभ्यता के विकास में एक परम महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति कब और किस प्रकार हुई, इसका कोई निश्चित व प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति प्राचीन काल के गर्भ में समाहित है। राजनीतिक दर्शन में इस विषय को दो प्रकार से देखा जा सकता है। प्रथम, ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य की वास्तविक उत्पत्ति किस प्रकार हुई, राज्य की उत्पत्ति और विकास के संबंध में हमको कौन कौन से ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। और दूसरा, काल्पनिक तथा सैद्धांतिक दृष्टि से हम दार्शनिकों द्वारा इस विषय पर दिए गए विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन कर सकते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विचारकों ने समय समय पर विविध विचार व्यक्त किए हैं। वास्तव में राज्य की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर अब तक नहीं दिया जा सका है। इस प्रश्न के संबंध में इतिहास भी अब तक मौन है। वस्तुतः राज्य की उत्पत्ति तो पूर्व ऐतिहासिक समय में हुई, जहाँ से इतिहास शुरू होता है। राज्य तो उससे पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में लेखकों ने अनुमान और कल्पना का सहारा लेकर विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन सिद्धांतों में से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, जैसे कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है। यहाँ हम आज अध्ययन कर रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत। मित्रों, 17वीं और 18वीं शताब्दियों में राजनीतिक दार्शनिकों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित किया था और राज्य का निर्माण उसके सदस्यों की इच्छा पर आधारित बतलाया था। इस सिद्धांत का उद्भव दैवी सिद्धांत के विरोध में हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय रचना नहीं है, वह एक मानव निर्मित संस्था है, वह प्राकृतिक नहीं है। राज्य मनुष्यों की स्वेच्छा से हुए समझौते अथवा संविदा का परिणाम है। राज्य की स्थापना से पूर्व मनुष्य का जीवन राजनीतिक दृष्टि से संगठित नहीं था। उसमें अनेक प्रकार की असुविधाएं थीं और उनसे ऊब कर ही उसने राज्य का निर्माण किया। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार मानव इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, पूर्व राज्य काल, अर्थात वह समय जब राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। इस काल को अराजक अवस्था या प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। दूसरा काल, उत्तर राज्य काल, अर्थात राज्य की स्थापना के बाद का समय। प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की थी, उसमें लोगों का स्वभाव क्या था, मनुष्य के कौन कौन से अधिकार थे, लोगों ने समझौता किस प्रकार किया और समझौते द्वारा किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई आदि, इन बातों के बारे में इस सिद्धांत के समर्थकों में पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं। परंतु मूल रूप से सभी बुनियादी प्रश्न पर एक मत है कि प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों तथा असुविधा से घबराकर लोगों ने आपसी समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया। थोड़ा सा हम इसका इतिहास देखते हैं। समझौता सिद्धांत का इतिहास। सामाजिक समझौते का सिद्धांत एक पुराना सिद्धांत है। भारत के प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में इस सिद्धांत का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। राज्यहीन अवस्था से तंग आकर दुखी जनता ने पितामह ब्रह्मा से एक राजा नियुक्त करने की मांग की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर मनु को राजा नियुक्त किया। प्रारंभ में मनु ने आनाकानी की
परंतु जब जनता ने उन्हें यह वचन दिया कि वह उनके आदेशों का सहर्ष पालन करेगी और उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी देगी, तब वे उसकी रक्षा करने और उस पर शासन करने के लिए तैयार हुए। प्राचीन यूनान में भी यह सिद्धांत प्रचलित था। रोमन विचारधारा में भी इस सिद्धांत की चर्चा की गई है। प्रसिद्ध मध्यकालीन विचारक संत टॉमस एक्विनास ने भी इस धारणा की पुष्टि की है। इस सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थन 16वीं और 17वीं शताब्दी में किया गया। सन 1594 में रिचर्ड हुंकर ने कहा, मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था अशांतिपूर्ण और संघर्षमय थी, इसीलिए उन्होंने समझौता किया और राज्य को उत्पन्न किया। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने वाले दार्शनिकों में इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक तथा फ्रांस के दार्शनिक जीन जैकस रूसो के नाम उल्लेखनीय है। यहाँ हम इन तीनों विचारकों के समझौता सिद्धांत संबंधी विचारों को अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता संबंधी विचार। पहले थॉमस हॉब्स का संक्षिप्त परिचय। हॉब्स राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में असाधारण महत्व रखता है। हॉब्स का जन्म सन 1588 में इंग्लैंड में हुआ था। वह प्रारंभ से ही एक शांतिप्रिय बालक था और मित्रों, संयोग की बात है कि उसका जन्म उस समय हुआ जब इंग्लैंड में युद्ध हो रहा था और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हॉब्स को डरपोक प्रकृति उसके माता के गर्भ से ही प्राप्त हो गई थी। इंग्लैंड का उस समय का वातावरण उथल पुथल व अशांति का वातावरण था। इंग्लैंड की संसद इतनी अधिक महत्वाकांक्षी हो रही थी कि वह असीमित शक्ति प्राप्त करना चाहती थी। देश में गृह युद्ध चल रहा था। हॉब्स स्वभाव से ही भीरू डरपोक होने के कारण गृह युद्ध के कारण होने वाली मारकाट व हिंसा को देखने में असमर्थ था। इसलिए वह इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस चला गया। फ्रांस में रहते हुए उसने देखा कि वहाँ इंग्लैंड जैसी अशांति न होकर पूरी तरह से शांति और सुव्यवस्था है। उसने ये अनुभव किया कि ऐसा यहाँ इसलिए था कि वहाँ एक निरंकुश व शक्तिशाली राज्य का राजतंत्रीय शासन है। इंग्लैंड में और अशांति और अराजकता का मुख्य कारण यह है कि वहाँ का शक्तिहीन राजतंत्र शांति व व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है। इसलिए उसके मस्तिष्क में यह बात आई कि कहीं भी यदि शांति व व्यवस्था की स्थापना करनी है तो उसके लिए एक शक्तिशाली राजतंत्र का होना आवश्यक है। यही कारण है कि उसने समझौता सिद्धांत के आधार पर एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। हॉब्स के समझौता संबंधी विचार उसके प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन में विस्तार से अंकित है। यहाँ समझौता सिद्धांत संबंधी हॉब्स के विचारों को हम अलग अलग बिंदुओं से इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले मानव स्वभाव का स्वरूप। हॉब्स ने तत्कालीन मानव स्वभाव का क्या स्वरूप बताया है, तो इसमें है हॉब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से प्रारंभ करता है। वह मनुष्य को अत्यंत स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन, संवेगों का पुंज तथा आत्म केंद्रित मानता है। मनुष्यों में 3 कारणों से निरंतर संघर्ष चलता रहता है: प्रतिद्वंद्विता, भय और कीर्ति पाने तथा उसे बढ़ाने की लालसा। 3 कारण: प्रतिद्वंद्विता, भय और कीर्ति पाने तथा उसे बढ़ाने की लालसा। यद्यपि मनुष्य शांति बढ़ाना चाहता है, किंतु उसे सदैव दूसरों से भय लगा रहता है। वह अपनी संपत्ति और अधिकार बढ़ाना चाहता है, इसलिए अपने साथियों के साथ शाश्वत संघर्ष में संलग्न रहता है। प्रतिद्वंद्विता
भय और कीर्ति प्राप्त करने की आशंका सतत संघर्ष उत्पन्न करती है। जब दो व्यक्ति एक ही वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उनमें प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है। जब एक व्यक्ति इस आशंका में व्यथित रहता है कि दूसरे की शक्ति उससे अधिक न बढ़ जाए तो वह भयाक्रांत होता है। मनुष्य में यह इच्छा भी स्वाभाविक है कि अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे, उसे अपने से बड़ा तथा ऊंचा समझे। अतः सब व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ संबंध स्पर्धा, अविश्वास और कीर्ति की कामना से निर्धारित होते हैं तथा इसके फलस्वरूप सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे पर हमला करते हैं। ये था मानव स्वभाव। अब आता है अगला बिंदु, प्राकृतिक अवस्था, कि होब्स ने प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की बताई है। होब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देता है। इस दशा में मनुष्य अपने जो मानव स्वभाव बताया गया है उसके कारण सबसे लड़ता रहता था। इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम था। शक्तिशाली निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों को हड़प रहे थे। सर्वत्र शक्ति, धोखाधड़ी और प्रवंचना यानी ठगने का बोलबाला था। इस दशा में उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं था। स्वयं होब्स के शब्दों में यदि कहें तो जब तक समस्त मानवों के ऊपर एक सामूहिक सत्ता नहीं रहती तब तक कोई कानून नहीं होता, और जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई न्याय विद्यमान नहीं रह सकता। वहाँ उचित तथा अनुचित, न्याय तथा अन्याय की कोई धारणा अपना अस्तित्व नहीं रखती। इनके अभाव में प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में रहता है। यह संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध के रूप का होता है। इसमें न तो नए आविष्कारों का लाभ किसी को हो सकता है, न उद्योगों का विकास हो सकता है, और न ही संस्कृति का। परिणाम यह होता है कि मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य और क्षणिक यानी शॉर्ट होता है। वह एकाकी इसलिए होता है कि इस दशा में सब एक दूसरे के शत्रु हैं और अपने से भिन्न व्यक्तियों को प्रबल आशंका, भय और अविश्वास के कारण देखते हैं। इस हालत में उनमें किसी प्रकार का कोई सहयोग न होने से उन्हें एकाकी जीवन बिताना पड़ता है। वाणिज्य, व्यवसाय, कला और उद्योग धंधों का विकास न होने के कारण इस जीवन में निर्धनता का साम्राज्य था। वह कुत्सित इसलिए था कि इसमें युद्ध, मारकाट, हिंसा और हत्या का बोलबाला था। यह जीवन पशुतुल्य इसलिए था कि मनुष्य आपस में जंगली पशुओं जैसा व्यवहार करते थे, और यह क्षणिक, शॉर्ट इसलिए था कि किसी भी क्षण कोई शक्तिशाली दूसरे व्यक्ति के जीवन का अंत कर सकता था। तो यह है प्राकृतिक अवस्था जो होब्स ने लिखी है। तीसरा बिंदु आता है समझौते के कारण, कि समझौता क्यों किया गया होगा। प्राकृतिक अवस्था में शाश्वत संघर्ष की स्थिति से संत्रस्त और चिंतित होकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने यह सोचा कि आत्म संरक्षण के लिए इस भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यदि कहूँ तो प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयाँ थीं और उन्हीं के कारण होब्स के अनुसार राज्य की स्थापना या उत्पत्ति होती है। संक्षेप में राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला कारण, प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था। दूसरा कारण, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम थे जिनका पालन मनुष्य स्वतः इसलिए करते थे क्योंकि उनसे वे शांति व सुरक्षा की प्राप्ति की आशा करते थे, पर इन नियमों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी और इन नियमों का अर्थ इस प्रकार मनमाना लगाया जाता था कि उससे मनुष्य की स्वार्थ सिद्धि हो सके। इसलिए व्याख्याकार की आवश्यकता के कारण संप्रभु सत्ता की स्थापना आवश्यक हुई। समझौते का तीसरा कारण कहा है होब्स ने
प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण लोग उनका उल्लंघन करते थे, जिससे संघर्ष पनपता था। चौथा कारण है प्राकृतिक विधियों का, प्राकृतिक कानूनों का पालन लगातार तभी हो सकता था जब उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली किसी दंड शक्ति का अस्तित्व हो। इसलिए इस कारण भी संप्रभु सत्ता की स्थापना आवश्यक हो गई। तो ये थे समझौते के कारण कि लोगों ने समझौता क्यों किया। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। प्राकृतिक अराजक अवस्था के दर्द से, कष्ट से छुटकारा पाने के उद्देश्य से होब्स के अनुसार मनुष्य ने क्या किया? आपस में एक समझौता, एक संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध करके अराजक दशा का अंत किया। प्रत्येक व्यक्ति इस आशंका कि सभी समझौता करे, इसके लिए शपथ लेता है। क्या शपथ लेता है? मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वमेव अपने पर शासन करने का अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार के व्यक्ति को देगा और स्वशासन के अधिकार छोड़ देगा। यानी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, सभी व्यक्ति ये शपथ लेते हैं कि वो अपने ऊपर शासन करने का अधिकार छोड़ते हैं। किस लिए छोड़ते हैं? ताकि कोई दूसरा उन पर शासन करे, यानी एक संप्रभु सत्ता हो जो सभी पे शासन करे। इसलिए सभी इस आशय की शपथ ले कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ कि बाकी दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा करने पर सारा जन समुदाय एक व्यक्ति हो जाता है। इसे राज्य या लैटिन भाषा में नगर कहते हैं। इससे पहले समाज और राज्य की सत्ता नहीं थी। इस तरह जब सभी मनुष्य अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट की प्रतिज्ञा करते हैं, संविदा या समझौते की प्रतिज्ञा करते हैं, तो समझौता करने वाले व्यक्तियों का समूह राज्य कहलाता है। तो इस तरह से थॉमस होब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में कल्पना से विचार व्यक्त किए हैं अपने ग्रंथ लेवियाथन में कि किस तरह से मानव का स्वभाव था, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, जो समझौता किया गया उसके क्या कारण थे और समझौते का स्वरूप क्या था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।